अभी जहां पर फूल बिछे थे, बिछे वहां पर शूल। क्या दोनों को बिछड़न देगी दोनों की यह भूल? बीज आम के बोए थे, फिर कैसे उगे बबूल। देखें नर क्या करता है जब नियति हो प्रतिकूल। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। तो आप सुन रहे हैं इस उपन्यास का 125वां भाग कोमल अग्रवाल के साथ। जानती हूँ कि पिछले भाग की कड़वी सच्चाइयों ने आप लोगों को बहुत दर्द दिया है, पर जिंदगी भी तो हमेशा खुशियां नहीं देती ना। चलिए देखते हैं किसके नसीब में कितना दर्द है। बाथरूम के भीतर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। मंजीत सर से पांव तक कांप गया। वैशाली के मुंह से चीख निकली। उसकी चीख सुनकर प्रभात स्वयं को रोक न सका और फौरन भीतर गया। नीलम बहते नल के नीचे मुंह के बल फर्श पर गिरी पड़ी थी। लाल पानी सब ओर फैला हुआ था। उसके माथे से बहता खून पानी में मिलकर बह रहा था। वैशाली ने दौड़कर नल बंद किया और मंजीत ने तेजी से प्रभात की मदद से उसे सीधा करके देखा। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर दर्द की अनेकों लकीरें स्थिर हो गई थी। जल्दी कीजिए, प्रभात बोला और नीलम को उठाकर वे दोनों बाहर लाए। उसके गीले कपड़ों से पानी फर्श पर टपक रहा था। शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। नब्ज बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। उसके जिस्म में कोई कंपन न पाकर वैशाली की रुलाई फूट पड़ी। फ्रांसिस इस बीच कहीं चला गया था। वह लौटा तो उसके साथ रोजी और होटल की एक नर्सिंग स्टाफ थी। मंजीत ने नीलम को पलंग पर लिटाया और उसके माथे के खून को बंद करने की चेष्टा की जाने लगी। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। प्रभात बाहर जाने लगा। वहां नीचे वाले फ्लोर पर एक डॉक्टर ठहरे हुए हैं, रूम नंबर 206। रोजी ने जोर से कहा। आप बाहर जाइए, नर्सिंग स्टाफ मंजीत से बोली। वह उसका अभिप्राय समझकर लिविंग रूम में आया। वैशाली और रोजी मिलकर उसके कपड़े बदलने लगी। नीलम का पूरा जिस्म ठंड से कांप रहा था। मंजीत ने हीटर ऑन कर दिया था और डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहा था। फोन भी तो उसने गुस्से में तोड़ दिया था। अब वो पछता रहा था। प्रभात डॉक्टर के साथ आया तो उसकी जान में जान आई। सब अंदर गए। तब तक नीलम के माथे की मरहम पट्टी हो चुकी थी और खून बहना कम से कम बंद हो चुका था। डॉक्टर अपना काम करने लगे। प्रभात ने पहले ही उन्हें सारी स्थिति समझा दी थी। इनके हाथ पैरों की मालिश कीजिए जरा। वैशाली और रोजी दोनों मिलकर डॉक्टर के कहे अनुसार नीलम के हाथ पैरों की मालिश करने लगी। मंजीत खामोश खड़ा नीलम के इस हालत पर अंदर से जार जार रो रहा था। नर्सिंग स्टाफ उसके गीले बालों को गर्म तौलिए से लपेट रही थी। Her body temperature has fallen down. This is damn serious. डॉक्टर ने तुरंत गर्म ऑक्सीजन अरेंज करने को कहा और कुछ इंजेक्शन लाने के लिए भी निर्देश दिए। प्रभात सब कुछ लेने के लिए चला गया। फ्रांसिस सूरज को फोन मिलाने लगा। रिंग गई तो उसने मंजीत को फोन दिया, पर सूरज ने फोन रिसीव ही नहीं किया। हम उनको लेकर आता है। फ्रांसिस जल्दी से उनकी स्वीट की तरफ बढ़ गया। अंदर वैशाली और रोजी मिलकर नीलम के ठंडे शरीर को गर्म तौलिए से बार बार लपेटते उसे सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई थी। मंजीत बाहर खड़ा अपनी लाचारी पर स्वयं को कोस रहा था। उसकी वजह से आज नीलम इतने दर्द में थी। उसे अभी भी होश नहीं आया था। प्रभात के पीछे सूरज पाखी के साथ स्वीट में आया तो मंजीत को राहत मिली।
पाखी उन दोनों को वहीं छोड़ भीतर गई। ये सब कैसे हो गया? सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नीलू को होश में आ जाने दो, तब बताऊंगा। मंजीत मन ही मन वाहिगुरु से प्रार्थना कर रहा था। प्रभात गर्म ऑक्सीजन से नीलम को सामान्य बनाने में लगा हुआ था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर बाहर आए तो सूरज और मंजीत को पूरी स्थिति समझाई। ज्यादा देर पानी में रहने से शरीर का तापमान गिर जाता है, और वैसे भी आज की ठंड का तो कहना ही क्या। ये बारिश देख रहे हैं ना, कैसी खलबली मचा दी है। तो फिर क्या अभी हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते? सूरज पूछने लगा। बिल्कुल नहीं। अभी अगर पेशेंट को थोड़ी भी ठंडी हवा लगी तो समझो काम तमाम। वह बोले, क्या हॉट एयर ब्लोअर से इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलेगा? मंजीत ने अपनी तरफ से सुझाव दिया। नॉट एट ऑल, बल्कि इससे जान का खतरा और बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने बताया। क्या? वो कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा। अचानक यदि शरीर को तेज गर्मी मिले तो धड़कन के रुकने का खतरा होता है। इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। डॉक्टर बोली और एक बार फिर भीतर चली गई। अब शायद इसे सांस आ रही है। पाखी ने गौर किया और बोली, अभी बहुत टाइम लगेगा पेशेंट को नॉर्मल होने के लिए। डॉक्टर अब उसे दूसरा इंजेक्शन देने लगे थे। इससे पेन रिलीफ हो जाएगा, उन्होंने कहा और अपना उपचार समाप्त करके बाहर आए। आप लोग अंदर जा सकते हैं और देखिए 3-4 घंटे में यदि कोई इम्प्रूवमेंट ना हो तो फिर एडमिट करना होगा। मंजीत उनका शुक्रिया अदा करता हुआ उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए गया। मैं यही हूँ, आप लोग जब जरूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा, नाइट में भी। वह बोली और अपने रूम में चले गए। सूरज नीलम के पास आया तो उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो गया। ये ठीक तो हो जाएगी ना? पाखी घबराते हुए उससे पूछने लगी। थोड़ा टाइम लगेगा, सूरज भीगे कंठ से बोला। पर कितना टाइम लगेगा? वैशाली भी बहुत तनाव में थी। शायद 3-4 घंटे, डॉक्टर तो यही बोलकर गए हैं। सूरज बोला और घड़ी देखने लगा। घड़ी की सुइयां 9 के कांटे पर टिकी थी। रवि रॉयल विला के ड्राइंग रूम में काउच पर अधलेटा शराब में अपने को डुबा अपनी हार का मातम मना रहा था। शौरी उसके आदेश पर ग्लास में शराब भर भर कर दे रही थी और साथ ही अपनी अदाओं से बहकाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर उसकी नजर बराबर दरवाजे पर ही लगी हुई थी। मार्था इस वक्त एक पार्टी अटेंड करने गई हुई थी। जाने शौरी के दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा था। साले, उस रईसजादे की इतनी औकात कि रवि को निकाल बाहर करे, रवि को। कहते हुए रवि ने एक लात काउच के कुशन पर जमाई। शौरी उसकी इस बेहुदा हरकत पर मुस्कुराई और कुशन को अपनी जगह रखती रवि के थोड़ा नजदीक आई। साहब, वह बोली तो रवि ने नशे में बंद होती पलकें झपकाई। साहब? क्या बोला? साहब? रवि का तो इतना भी औकात नहीं रहा कि ठेले वाला भी उसको साहब बोले। रवि अपनी हार पर शर्मिंदा होते हुए बोलने लगा। आप हमारा साहब है, हमारा दिल से पूछो। कहते हुए शौरी ने कुछ ऐसा किया कि रवि देखता ही रह गया। उसका नशा अब सर चढ़कर बोलने लगा। नशे में शौरी भी उसे मार्था जैसी ही लगी। और आती भी क्यों ना। पूरी तैयारी करके शौरी ने मार्था के कपड़े पहने थे और उसी की तरह मेकअप किया था। बादलों की तेज गर्जना हुई तो रवि ने उसे मार्था समझकर चूमना शुरू कर दिया। अभी 2 मिनट भी न बीते थे कि एकाएक शौरी जोर से चिल्लाई, छोड़िए साहब, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? रवि झटके से बेहोशी से जागा। उसने अपने बंधन ढीले कर दिए, मगर शौरी अभी भी चिल्लाई जा रही थी। कोई तेज कदमों से चलता हुआ उनके नजदीक जो आ गया था, उसे देख शौरी की आंखें चमक उठी। नीलम के बाथरूम में गिरने और बेहोश होने की खबर प्रीत और रानी से होती हुई देहरादून जा पहुंची थी।
कॉल पर कॉल आ रही थी, पर सूरज ने सबको धीरज रखने का कह आने के लिए मना कर दिया था। यहाँ जितनी कम भीड़ होगी उतना सही रहेगा। वह एक एक कर सबको समझा रहा था। मंजीत मूक दर्शक बने स्वयं को इतना असहाय महसूस कर रहा था कि कोई उससे नीलम का जिक्र भी करता तो उसके सीने में भयंकर पीड़ा की लहरें उठती। I don't want to lose you। वह बार बार उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा था जो नीलम ने उसे फोन पर कहे थे। मुझे नहीं पता था कि ये लड़की मुझे लेकर इतना इनसिक्योर भी हो सकती है। वह अपने माथे पर दोनों हाथ रखे तेज दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा था। लव अनप्रेडिक्टेबल होता है, कौन किस वक्त क्या कदम उठा ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अब रानी के मैटर में ही देख लो, और खुद के बारे में भी तो सोच। अगर नीलू ने तेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या तू पागल नहीं हो जाता? सूरज ने नीलम का पक्ष लिया, लेकिन खुद को दर्द पहुंचाना कितना सही है? पाखी ने सवाल उठाया। अपनी नीलू को एक बार होश आ जाए, इसके बाद समझाएंगे। वैशाली ने बड़ी बूढ़ियों की तरह भावभंगिमा देते हुए कहा। सबकी इतनी परवाह और प्रार्थना ने नीलम को ज्यादा देर बेहोश नहीं रहने दिया और वह होश में आई, मगर बुखार से उसका बदन जल रहा था। सबको अपने आसपास देख उसे समझने के लिए वक्त लगा कि वह यहाँ कैसे आई। वह तो बाथरूम में स्वयं के आंसू रोकने का प्रयास करने के लिए गई थी। चोट पर एक और चोट तब लगी जब उठते समय वह चक्कर खाकर मुंह के बल फर्श पर आ गिरी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं आया। दिमाग की नसें तनी तो वह पीड़ा से करहा उठी। मंजीत उसकी करहा सुनकर स्वयं को रोक न सका। सब उसे दुलारने लगे, पर नीलम की आंखें मंजीत पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर खुद के लिए चिंता पहचान कर वह कुछ आश्वस्त हुई और उसने पलकें मूंद ली। बहुत दर्द हो रहा है, वह पाखी का हाथ थामकर बोली। डॉक्टर आए तो सबको थोड़ा धीरज बंधा। अभी और इंजेक्शन नहीं दे सकते, दवाइयों पर ही डिपेंड कीजिए, उन्होंने कहा। मंजीत जाकर दवाइयां ले आया। तब तक पाखी ने भी उसके लिए घर से सूप मंगवा लिया था। पहाड़ी जड़ी बूटियों और सब्जियों के मिश्रण से बने गर्म सूप को पीकर नीलम का गला थोड़ा खुला और वह थोड़ी राहत महसूस करने लगी। डॉक्टर मेडिसिन का कोर्स समझाकर चले गए तो मंजीत एक एक कर दवाइयां पाखी को पास करने लगा। ये वाली अभी दे दीजिए, इससे बुखार उतर जाएगा, और ये वाली 2 मिनट बाद। उसकी दर्द में लिपटी आवाज सुनकर नीलम ने पलकें उठाकर देखा, फिर अपराध बोध से सर नीचा कर लिया। अभी ठीक लग रहा है ना नीलू? सूरज थोड़ी देर बाद पूछने लगा। नीलम ने हामी में सिर हिलाया। थोड़ा सोने की कोशिश करो, फिर मेडिसिन भी काम करेगी, वह बोला। वह बोली। पाखी और वैशाली दोनों उसके हाथ पैरों की मालिश करती हुई उसे सांत्वना दे रही थी। आधे घंटे बाद नीलम फिर से सो गई। अब चलो इसे सोने दो, सूरज ने पाखी से कहा। फिर यहाँ कौन रहेगा? वह चिंतित स्वर में बोली। मैं हूं जो, वैशाली ने कहा। और मैं भी हूं, आप लोग मुझे कैसे भूल सकते हैं? आखिर इस मासूम लड़की की जान मेरे ही कारण तो आज खतरे में पड़ी है। मंजीत आहत स्वर में बोला तो सबका ध्यान उस पर गया। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? पाखी का माथा ठनका। ठीक ही तो कह रहा हूं, अगर मैं इसे नाराज होकर नहीं जाता तो नीलू कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाती। कहते हुए मंजीत ने उन दोनों के बीच हुई सारी बातें विस्तार से बताई। अब इस बात को यहीं खत्म कीजिए भैया और इसे माफ कर दीजिए। ये नादान है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। पाखी ने नीलू का पक्ष लिया। माफ तो मैंने उसी समय कर दिया था, लेकिन थोड़ा वक्त दे रहा था उसे और खुद को भी। मैं नीलू के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मंजीत की आवाज में बहुत दर्द था। ये हुई ना बात, देखा मैंने क्या कहा था, मेरा यार नीलू के लिए बेस्ट है। सूरज ने मंजीत के कंधे थपथपाए। चलो अब नाइट ड्यूटी करो, हम तो अपना सेकंड हनीमून। वह बोलते बोलते रुक गया। पाखी ने उसका हाथ जोर से दबा जो दिया था। रात गहरा रही थी और मंजीत जागती आंखों से नीलम के साथ सुंदर स्वप्न गढ़ रहा था। एक एक लम्हा पिघल रहा था और वह उसके बगल वाले सोफे पर बैठा उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। वैशाली सो चुकी थी और मंजीत बार बार नीलम के माथे पर हाथ रख देखता जाता था। अचानक उसे लगा जैसे नीलम का माथा गर्म हो रहा है। कहीं फिर से बुखार तो नहीं आ रहा ना? वह जल्दी से उठा और उसका टेम्परेचर देखने लगा। नीलम कांपने लगी थी और अब पीड़ा की लकीरें उसके चेहरे पर उभरने लगी। क्या करूं? सोचते हुए मंजीत ने उसके गाल थपथपाए। नीलू, ओ नीलू। इतनी देर में नीलम को जरा सा होश आ गया था। वह हल्के सुर में हाँ ही बोल पाई। कैसा लग रहा है? मंजीत की आवाज सुन उसने आंखें खोली। उसे अपने पास देख नीलम का दर्द कम होने लगा। वह सूनी आंखों से उसे देखने लगी। फिर अपने गाल पर रखे उसके हाथ को उसने जोर से थाम लिया। अश्रु की कुछ बूंदें तेज गति से बह गई। मैं हूं मंजीत, तुम्हारा मंजीत। अब मंजीत भी रो पड़ा। उसने अगले ही पल अपने आंसू पोंछे। पानी दूं? उसने प्यार से पूछा। नीलम ने हाँ में सिर हिलाया। मंजीत तुरंत उसके लिए गर्म पानी ले आया और उसे चम्मच से पिलाने लगा। नीलम ने करवट बदली और मंजीत के हाथ को अपने गाल से लगाकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वह मौन रहकर उसके गालों की नमी को महसूस करता रहा। फिर उसे ख्याल आया कि बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। वह उठा और ठंडे पानी का कटोरा ले आया। अगले आधे घंटे तक वह नीलम के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा। नीलम बेसुध सी कसमसा रही थी। उसका दर्द अब मंजीत का दर्द बन गया था। डोंट लीव मी प्लीज, अचानक नीलम ने धीरे से कहा। मंजीत ठीक से सुन न सका। क्या हुआ नीलू? वह उसके नजदीक अपने कान लाकर सुनने की कोशिश करने लगा। उसके बाद नीलम ने उससे जो कहा उसे सुन उसका हृदय द्रवित हो उठा। एक बार फिर नीलम ने बनने की बात जो की थी उसके बिना अब मंजीत से रहा नहीं गया। उसके होठों पर उंगलियां रखकर उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। नीलम का जिस्म पत्ते की तरह थर थर कांप रहा था। वह उसे देर तक अपने होने का एहसास दिलाता रहा। वह कुछ सामान्य हुई तो मंजीत उसके कान में धीमे से फुसफुसाया। अगर तुम मर गई तो मंजीत भी मर जाएगा, समझी? नीलम का दिल तेजी से धड़क उठा। आई लव यू माई ब्लू सफायर, मंजीत ने शरारत भरे अंदाज में उसके कान में कहा तो उसकी समुची नस नस में सनसनाहट फैल गई। तो प्यारे श्रोताओं, नीलम मंजीत की प्रेम कथा का समापन कुछ इस प्रकार हुआ कि आप भी सोच में पड़ गए होंगे। पर नीलम की तरह मानसिक रूप से दुर्बल मत बनिएगा, क्योंकि ये लेखिका का उद्देश्य कदापि नहीं है और ना ही हम नीलम द्वारा उठाए गए कदम को सही ठहराते हैं। यदि प्यार करो तो ठुकराए जाने को स्वीकार भी करो। जो आपके लिए है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसी प्रार्थना के साथ हम आपको अगले भाग की ओर ले चलेंगे, जहां उपन्यास के अन्य पात्र भी अपनी कहानी कहेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बहुत अच्छे, बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।